कि बच्चों की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। जो आज की डेट में वर्चुअल एक रियलिटी है, मैं कहूँ मोबाइल्स की बात मैं करूँ, गेम्स जोन की बात करूँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच्चा मेन लर्निंग से थोड़ा भटक रहा है। मोबाइल्स रील्स इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं कि वो उसमें अपना बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन दे रहा है। क्लास 9 के बाद आप देखते हैं बच्चे मोस्टली सोशल मीडिया में आ जाते हैं। सोशल मीडिया में आने के बाद मुझे बच्चा अपनी एज से ज्यादा एडवांस हो जाता है। फिजिकल फिटनेस और स्पिरिचुअलिज्म का क्या रोल करे। एक बुक जो आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहिए, ओनली वन, इसको पढ़ो ही पढ़ो। कलाम। माय नेम इज कलाम। आज हम अपने राहुल सर से मिलते हैं। राहुल सर मेरे स्टडी डेज में जब मैं स्टूडेंट था तब भी सर ने मेरी बहुत हेल्प की। जब मैं टीचिंग में आया, यथार्थ बना रहा था, तब सर आए, ज्वाइन किए। सर ने वाईजीसी में कंप्यूटर्स पढ़ाए और सर वाईजीसी में बच्चों के सबसे फेवरेट टीचर हैं, सबसे फेवरेट टीचर। सर को टेक फील्ड का, कंप्यूटर साइंस के फील्ड का, इवन दो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जावा, सी प्लस, पाइथन, उनका बहुत वास्ट पार्ट एक्सपीरियंस है। सर ने बहुत अलग अलग जगह मल्टीनेशनल कंपनीज में भी बहुत जगह सर ने जॉब किया है। वो बच्चों को बहुत डाइवर्सिफाई तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए मिलते हैं राहुल गौतम सर से। सर मेरा बच्चों के लाइफस्टाइल को लेकर ये क्वेश्चन था कि बच्चों की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली में ये जो क्वेश्चन आया अभी कि एग्जैक्टली में एक बच्चे का लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, तो यदि मैं एक स्टूडेंट को कैटेगरी में डिवाइड करूं तो जब बच्चा प्राइमरी स्टैंडर्ड में है, 5th क्लास में है, तो उसे तो बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है, नॉट ओनली मदर एज वेल एज टीचर, फादर और भी चीज़ें। मैं 6 to 8 की बात करूं तो बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा नीड है। लेकिन जो एक स्टेप लेने की जब बात आती है कि एग्जैक्टली में कैरियर चूज़ करना हो और एक बड़े डिसीजंस लेने हो, तो वो सही समय होता है एग्जैक्टली में 9th क्लास। और 9 to 12 एक ऐसा एज है जहाँ पर लगभग एक बच्चे की मैं बात करूँ तो 13 to 17, ये जो एक एज फैक्टर होता है, उसमें एक हम ये कह सकते हैं कि जो मदर है, फादर है, नो डाउट एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, लेकिन जो आज की डेट में वर्चुअल एक रियलिटी है, मैं कहूँ मोबाइल्स की बात मैं करूँ, गेम्स जोन की बात करूँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चा मेन लर्निंग से थोड़ा भटक रहा है। और लर्निंग के साथ साथ इस बात को भी हमें ध्यान देना होगा कि नॉट ओनली मेंटल एज वेल एज फिजिकल, और इसमें लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ों का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं मेनली 9 to 12 के बच्चों की। एक 9 to 12 के बच्चे का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होता है, नॉर्मली अभी जो होता है मैं पहले उसे डिस्क्राइब करता हूँ, फिर कैसा होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली हर एक स्कूल की हम बात करें कि मोस्टली आज जो हमारा भारत है लगभग 70% 80% जो बच्चे एग्जैक्टली में स्कूल्स जा रहे हैं, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो नॉर्मली सीबीएसई स्कूल्स में बात करूँ, आईसीएसई स्कूल्स की बात करूँ, आज एमपी बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम चल रहे हैं उनकी बात करूँ, 7:30 8 o'clock स्कूल स्टार्ट हो जा रहे हैं। मतलब बच्चा नॉर्मली 5:30 उठ रहा है, सारी एक्टिविटी कर रहा है, इसके बाद स्कूल जा रहा है, 1 बजे से 2 बजे के बीच स्कूल आ रहा है। इसके बाद एक ट्रेंड जो कोचिंग का है, बच्चे के पास 1 घंटे 1.5 घंटे ही होता है अपना लंच करने के लिए या जो भी। इसके बाद बच्चा 3:30 4 o'clock कोचिंग में चला जाता है, 7 तक 8 बजे तक, या मैं कह सकता हूँ वो कोचिंग में है। इसके बाद वो घर आता है और अब इतना थक चुका होता है कि वो पढ़ भी पा रहा है, नहीं भी पढ़ रहा, उसके बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं। मोबाइल्स रील्स इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं कि वो उसमें अपना बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन दे रहा है, और इसके बाद सोता है और वो लाइफ स्टाइल चलती जाती है। यदि मैं ये लाइफ स्टाइल पूरा एनालिसिस करूं, 9 मंथ 10 मंथ चलाऊं, तो एग्जैक्टली में ये पता चल रहा है कि बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली में स्किल, क्रिएटिविटी और लर्निंग उसकी जीरो जा रही है। वो केवल एक मैं बोल सकता हूँ ना, एक भेड़ की तरह, बस सुबह उठना, स्कूल जाना, जल्दी से लेक्चर लेना, फिर आना, कोचिंग जाना, और जब तक चीज़ों को हम प्रॉपर लर्न वे पर नहीं लेंगे, स्किल्ड नहीं लेंगे, क्रिएटिव फॉर्म पे नहीं लेंगे, चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी। अब चलते हैं एग्जैक्टली में इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले बच्चा यदि 5 बजे उठ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी एक्टिविटी करने के बाद एटलीस्ट 15 to 20 मिनट वो योगा को देगा ही, मतलब इट्स कंपलसरी पार्ट। संडे हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, बच्चे का काम होना चाहिए कि एग्जैक्टली में उसे 15 से 20 मिनट स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो उसका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, अपना 15 से 20 मिनट वो योगा में पार्टिसिपेट करे ही, चाहे कुछ हो जाए। इसके बाद वो स्कूल जा रहा है, स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट।
स्कूल जाए, स्कूल में अच्छा पार्टिसिपेशन करे, और नो डाउट उसने योगा किया है तो उसका एक मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया होगा। इसके बाद अपना पूरा काम करने के बाद जब वो स्कूल से आ रहा है, प्रॉपर लंच ले, यदि हो सकता है उसे टाइम मिल रहा है तो आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट ले सकता है, और नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सेस करे और कोचिंग जाए, और कोचिंग में भी कोशिश करे कि 3 आवर 4 आवर का टाइम स्पेंड करने के बाद जब वो घर आ रहा है तो घर आने के बाद कुछ अपना एक हेल्थ का भी करे। जैसे हम देख पा रहे हैं कसरत शाला, कुछ 10 से 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे कसरत शाला को दे दे। अब बच चुका है लगभग 9, अब जो वो टाइम एग्जैक्टली में रील में दे रहा है, इंस्टा में दे रहा है, यदि वो उस टाइम को उसने जो स्कूल में कोचिंग में जो पढ़ाई करी है उसका एक एनालिसिस बनाकर हाफ आवर दे। उसने हाफ आवर साइंस को दिया, हाफ आवर मैथ को दिया, हाफ आवर एसएसटी को दिया, संडे टू संडे इंग्लिश दिया, और लर्न करने की कोशिश करें, उसमें कुछ और क्रिएटिव करने की कोशिश करें। और जितनी भी बीच में छुट्टियां हैं, मैं कहता हूं संडे है, मैं कहता हूं बहुत सारे हॉलीडे आते हैं, उनमें पहले से शेड्यूल बनाकर रखें कि भाई साहब कोचिंग की भी छुट्टी है, स्कूल की भी छुट्टी है, भाई मैं इंग्लिश आज 4 आवर लेने वाला हूं, आज मैं हिंदी को 3 आवर लेने वाला हूं, आज साइंस को मैं ज्यादा लेने वाला हूं, और योगा कसरत उस दिन थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो यदि हम योगा को, कसरत को और कोचिंग और स्कूल से आने के बाद कम से कम 2 आवर, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, अब 2 घंटे की केवल पढ़ाई करिए, बट वो लेके यदि आप चलेंगे तो आपका लाइफ स्टाइल, पहली बात तो आपका स्किल डेवलप, दूसरा आपका योगा करने से मैं मान ही नहीं सकता हूं कि आपका बॉडी का मेंटल हेल्थ बहुत बेटर आने वाला है, और कसरत शाला से आपका फिजिकल, क्योंकि इसमें 3 चीजें पार्टिसिपेट कर रही बच्चों की। पहली बात तो यदि कुछ अच्छा काम करना है तो बच्चे का मन बहुत खुश होना चाहिए। हमेशा से एग्जाम्पल आता है मन जीते जगत जीते, मन खुश है तो सब अच्छा है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का मन खुश तब होगा जब वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा, और एक अच्छा से, बहुत सारी योगा है, मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा योगा क्लासेस में। ऐसे बहुत सारे योगा हैं जो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके मन को पूरे दिन खुश रख सकते हैं। कितना भी आप काम कर लीजिए, आपके चेहरे में स्माइल जाएगी ही नहीं। वो 15 से 20 मिनट आधे घंटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्कूल जाइए, स्कूल में काम किए, स्कूल में आने के बाद ऐसा है तो नहीं कि स्कूल में हर एक बच्चा लगातार 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा है, थोड़ा मस्ती भी कर रहा है, गेम्स में भी जा रहा है, एक बच्चे का एक हर प्रकार से एंटरटेनमेंट हो रहा है, और इसके बाद आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहा है, फिर कोचिंग में भी जा रहा है, कोचिंग में आने के बाद फिर थोड़ा कसरत कर रहा है फिजिकली, जो थोड़ा सा थक गया बच्चा और कसरत से थोड़ा सा टायर्डनेस खटी, और फिर वो 2 घंटे 2.5 घंटे जो पढ़ाई कर रहा है, उस पूरा स्टडी का दिन का जो कंक्लूजन है वो 2-2 घंटे में उसके बच्चे के पास आ रहा है। और ये लाइफ स्टाइल बच्चा यदि 6 महीने 8 महीने चला दे, वो हर प्रकार से टॉप में जाएगा, क्योंकि उसने अपना मेंटल का भी ख्याल रखा, उसने अपने फिजिकल का भी ख्याल रखा, और उसने अपनी स्किल का भी ध्यान रखा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरे साल स्कूल गए, कोचिंग गए, सब कुछ किया, फिर भी लास्ट में बच्चे के बाद इतना लोड आ जाता है कि सर सिलेबस पूरा नहीं है मेरा, सर रात रात भर पढ़ना पड़ रहा है, कल पेपर सर आज रात भर पढ़ूंगा। क्यों पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई साल भर पढ़ने, मतलब रात भर पढ़ने की? यदि आपने पंचुएट करके रेगुलरिटी में 2 घंटे 2.5 घंटे स्टडी करी है, आपने रेगुलरिटी में 15 से 20 मिनट कसरत शाला की है, आपने रेगुलरिटी में योगा किया है, आप रेगुलर स्कूल गए हैं, रेगुलर कोचिंग गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर रात भर पढ़ने की जरूरत है। बट जरूरत है रेगुलरिटी की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे योगा कर ले, नहीं आज थर्सडे आज थोड़ा ज्यादा सो लेते हैं, आज संडे है नहीं आज 7 बजे तक सो लेते हैं, नहीं। 5 मतलब 5, ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो। और इसीलिए मैंने ये लाइफ स्टाइल 9 to 12 की बात की है। 8 तक बच्चा ठीक है बहुत मैच्योर नहीं है, लेकिन 9th एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डिसीजन लेने होते हैं। क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी स्पाइडरमैन, उसमें कहा गया था कि आप कितने भी स्किल्ड हों, आप कितने भी क्रिएटिव हों, आप कितने भी होशियार हों, सही समय पे सही निर्णय यदि आपने नहीं लिया तो आप फेल हैं। एक 60 साल का व्यक्ति नीट की तैयारी कर सकता है, 1-2 एग्जाम्पल्स भी आए हैं, नीट क्रैक भी करेगा, इसके बाद स्टडी करेगा, यदि वो 72 साल में डॉक्टर बन भी रहा है तो क्या वो अपना बेस्ट दे पाएगा लोगों को? नहीं दे पाएगा शायद। तो जरूरत है एग्जैक्टली में सही समय पे सही निर्णय लेने का, रेगुलरिटी करने का। और आपकी लाइफ में यही है 9, 10th, 11th, 12th आफ्टर ग्रेजुएशन, और इसके बाद 1-2 साल, यही लाइफ स्टाइल है जो आप 13 से 23 10 ईयर में कर सकते हैं। इन 10 सालों में यदि आपने बेस्ट कर दिया तो अगला जो 50 ईयर है वो आपका बेस्ट है, और इनमें यदि आप वीक हो गए तो फिर स्ट्रगल ही है लाइफ में। तो मेरा केवल इतना कहना है, रेगुलरिटी, 3 चीज़ों को सबसे बड़ा फोकस देने की जरूरत है, मेंटल,
फिजिकल एंड स्किल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्लास 9th के बाद आप देखते हैं बच्चे मोस्टली सोशल मीडिया में आ जाते हैं। नो डाउट। सोशल मीडिया में आने के बाद मुझे लगता है बच्चा अपनी एज से ज़्यादा एडवांस हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऑल ओवर द पूरा नॉलेज का भी, पॉजिटिव नॉलेज का भी, निगेटिव नॉलेज का भी, सभी का पूरा एकदम ग्राउंड टाइप खुला होता है, एकदम ऐसे क्लियर होता है उसके सामने कि ये चीज़ें हैं। सर वहाँ पे जब इतनी चीज़ें हैं, बच्चा इतना एडवांस हो चुका है, तो वहाँ पे उसमें आप फिज़िकल फिटनेस और स्पिरिचुअलिज्म का क्या रोल करेंगे? मतलब क्योंकि आज से 10 साल पहले वो बच्चा अलग था जो 9th में आता था, आज जो 10 साल बाद बच्चा 9th में जा रहा है वो अलग है। मैं एक बहुत अच्छा कोट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, द वर्ल्ड दैट यू बॉर्न इन इज़ नॉट अ सेम दैट यू लिव इन। तो बहुत चीज़ें चेंज आई हैं सर। आपके टाइम पे 9th के बच्चे अलग थे, आज हम जिन 9th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो एक अलग है, उनके पास रिसोर्सेज, सारी चीज़ें अलग। सर वहाँ पे आपका ये फिजिकल फिटनेस और स्पिरिचुअलिज्म में क्या कहना है, कैसे एडअप करें बच्चे? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी। एग्जैक्टली में यदि मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँ, आज से मैं 10 से 15 साल पीछे जा रहा हूँ, तो एक 9th का बच्चा जब हुआ करता था, एग्जैक्टली में आज से 15 साल पहले, तो जब वो स्कूल से आ रहा है, वो 2 बजे आया, 2:30 बजे आया, इसके बाद उसका पहला काम होता था कि सीधे बैट उठाना और डायरेक्टली प्लेग्राउंड पे जाना और 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे एग्जैक्टली में गेम खेलना। मतलब फिजिकल फिटनेस की उसे अलग से कोई नीड नहीं थी। लेकिन आज का जो 9th और 12th का बच्चा है, उसमें क्या कमी आई फिजिकल में? बच्चा आ तो रहा है 2 बजे, 2:30 बजे, लेकिन या तो उसके पास यदि समय भी है 1 घंटे, 2 घंटे खेलने का, तो वो बहुत रेयर है कि उस तरफ जाएगा। उसका पूरा जो कंसंट्रेट रहेगा मोबाइल पे रहेगा कि क्यों ना 1 घंटे मोबाइल चला लूँ, मैं 2 घंटे मोबाइल चला लूँ, इंस्टाग्राम में कुछ देख लेता हूँ, कुछ सोशल मीडिया में देख लेता हूँ, खुद की रील बना लेता हूँ, सोशल मीडिया में क्यों ना एक्टिव हो जाऊं। क्योंकि यदि मैं सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं होती, मेरी इंस्टाग्राम में आईडी नहीं है 9th क्लास में, तो जो क्लास में दूसरे बच्चे बैठे हैं वो शायद इसको थोड़ा सा गवार टाइप फील कराएं। अच्छा, यू नॉट इन इंस्टाग्राम, मतलब एक ऐसा फील करा रहे हैं। सो एग्जैक्टली मैं पहली बात तो मैंने फिजिकल फिटनेस की बात अभी भी वही पहले बताई आपको कि मॉर्निंग आपके पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, आपने योगा का टाइम दे दिया। इसके बाद आपको जब टाइम मिले, मैं कहता हूँ मॉर्निंग ज़्यादा टाइम है आपके पास, आपको संडे मिल रहा है, बहुत सारे हॉलीडेज मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ यदि आपको थोड़ा भी मौका मिलता है, प्लीज़ गो इन प्लेग्राउंड। आप प्लेग्राउंड में जाइए और खेलिए, क्रिकेट खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संडे आपको मिलता है ना, आप संडे प्लीज़ गो फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए जाइए, 3 घंटे के लिए जाइए और खेलिए। अब आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, रात में मौसम ठीक रहता है, सुबह आपके पास टाइम नहीं मिलता है, आप कसरत शाला ज्वाइन करिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, यथार्थ गीता में भी है, जो संत एक्चुअली गाइड करेगा ही कि क्या क्या चीज़ें करने से क्या क्या चीज़ें आपकी एग्जैक्टली कसरत शाला से एक्टिव हो सकती हैं। योगा का मैंने इंपॉर्टेंस बताया ही। तो फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका कसरत शाला। अब वो आप मॉर्निंग टाइम दें, इवनिंग टाइम दें, और जितने भी आपके हॉलीडेज फंस रहे हैं उस पर आप गेम जरूर खेलें। सोशल मीडिया की मैं बात करता हूं, आप बिल्कुल रहिए इंस्टाग्राम में, क्योंकि मेरे ना कहने से आप इंस्टाग्राम से नहीं जाने वाले हैं, आप रहोगे मुझे पता है। लेकिन इंस्टाग्राम में रहने के साथ साथ इंस्टाग्राम को उतना ही अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए जितने से काम चल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंस्टाग्राम चालू किया और 2 घंटे आपने टाइम स्पेंड कर दिए, वो टाइम एग्जैक्टली में आपने खराब कर दिया। और यही 2 घंटा आप प्ले ग्राउंड में जाके खेल में, ठीक है, आप प्ले ग्राउंड पर गए और आपके पास कोई खेलने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, आप 2 राउंड लगा लीजिए, कुछ पुशअप कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया में कि आप अपना 2 घंटे 3 घंटे हॉलीडे में सही कर सकते हैं। अब बात आती है स्पिरिचुअल की। एग्जैक्टली में अक्सर ये बात कही जाती है या अक्सर क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि क्या, एक मैंने एपिसोड देख रहा था तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आया, एक बच्चे ने अपनी मैम से पूछा कि मैम, जो टॉपर है वो ऑनेस्ट होगा या नहीं, या उसे ऑनेस्ट होना चाहिए या नहीं। तो ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट है या टॉपर इंपॉर्टेंट है? ये एक बड़ा टफ वाला क्वेश्चन था टीचर्स के लिए कि भाई एक जो टॉपर है, जो हमेशा 90% ला रहा है, 95% ला रहा है, क्या वो हमेशा ईमानदार होगा? कंफर्म है? क्या वो हमेशा ऑनेस्ट होगा? तो वहाँ पर टीचर डैम श्योर नहीं कह पा रहा था। आई थिंक मुझसे भी क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं भी डगमगाता कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 95% बच्चा ला रहा है वो नेचर वाइज बहुत अच्छा ही हो। यदि मैं उसके दोस्तों से मिलूँ, उसकी एक्टिविटी देखूँ, तो पता चल रहा है कि लगेगा कि नहीं 95% तो उसका ठीक है, एजुकेशन पार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसके संस्कारों की तरफ जाता हूँ
तो पता चल रहा अपने दोस्तों से किस टाइप से बात कर रहा है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी जो शायद पसंद ही ना हो। तो फिर दूसरा पहलू आता है कि मैम जो 70% ला रहा है लेकिन बहुत ऑनेस्ट है, नहीं ईमानदारी से लिखना है, 1 रुपए की टीचिंग नहीं करना, उसे चीट करना ही नहीं है। कोई बता भी रहा है कि नहीं इसका फर्स्ट का ए है, लेकिन वो बोलेगा नहीं जो मैं पढ़ कर आया मैं वो लिखूंगा, दैट्स इट, बिकॉज मेरी मदर ने कहा है कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मुझे चीटिंग नहीं करनी है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है ये। मेरे 70% है, मैं आई एम हैप्पी। मेरा नहीं आया 72 ना, कोई बात नहीं। अब ये जो ईमानदारी वाली बात आई ना, ये कहाँ से आई? ये बच्चों में कमी है। मैंने अक्सर देखा है, मेरी ड्यूटी तो बोर्ड में भी लगी है, बहुत सारे स्कूल्स में भी लगी है। टॉपर से टॉपर बच्चा किसी क्वेश्चन में भी कंफ्यूज होता है और वो किसी से पूछ रहा होता है, उसको कोई बता रहा होता तो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता, प्रॉपर सुन रहा होता और टिक कर रहा है। मतलब जो टॉपर बच्चा है वो ईमानदार हो जरूरी नहीं है। मतलब वो बच्चा एजुकेटेड है, स्किल्ड है, क्रिएटिव है, लेकिन उसके अंदर कमी किसकी है? ऑनेस्टी की कमी है। और ऑनेस्टी की कमी क्यों आई? ऑनेस्टी की कमी इसलिए आई क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ से दूर हो रहा है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, मदर ही उसके लिए सब कुछ होता है। आपने देखा है कि छोटा बच्चा जब 1 साल 2 साल का होता है, मदर यदि खाना बनाने जाती है, पायल की छन छन होती है तो बच्चा सुनता है, मतलब मेरी मम्मी उस साइड है, वो तुरंत उसी तरफ जाने की कोशिश करता है। मतलब उसके लिए जो भगवान है वो कौन है? माँ है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चा 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, चॉकलेट आना चालू हो गई पापा की तरफ से। अब बच्चे का कंसंट्रेट किस तरफ गया? पापा की तरफ। नहीं, अब पापा बेस्ट है, मम्मी तो ठीक है बट पापा बेस्ट है कि पापा तरफ चॉकलेट आ रही है। फिर उसको स्कूल में गया 5 साल में। जब वो स्कूल जा रहा है, टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो उसे लगता है वाह टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है, मतलब टीचर जो कह रहा है वो सही है। एक 6 साल के बच्चे, गलती से टीचर ने कलर की स्पेलिंग गलत लिख दी, वो आके अपने मम्मी पापा से लड़ जाएगा, बोलेगा नहीं मेरी टीचर ने ये पढ़ाया, गलत हो ही नहीं सकता, दैट्स इट, क्योंकि उसके लिए टीचर भगवान हो जाता है। और अब आता है उम्र 10 साल के ऊपर वाला। जैसे ही बच्चे ने 10 साल क्रॉस करा, अब उसके लिए सब कुछ होते हैं उसके दोस्त। अब दोस्त कैसे कैसे मिलने वाले हैं वो यू नो वेरी वेल। अब वहां पे बच्चे को स्पिरिचुअल लाइफ की जरूरत है। एग्जैक्टली में हमारे नो डाउट, मैं कहीं की भी बात करूं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देगा। कोई भी गलती से यदि घर में यदि बच्चा बे बोल दे तो तुरंत फादर कहता है बेटा कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। गलती से बच्चे का कोई भी ऐसा संस्कार जो गलत होगा तुरंत बोला जाएगा बेटा तुम कैसा कर रहे हो। लेकिन पेरेंट्स को तब धक्का लगता है जब स्कूल से कंप्लेन आती है कि सर ये इस लड़की को गाली दे रहा था, इस बच्चे को इसने मार दिया। तब पेरेंट धक उड़ जाते हैं कि ओ माय गॉड ये घर में तो कितना अच्छा है, स्कूल में क्या क्या कर रहा है, क्वेश्चन आ रहा है ये सीख कहाँ से रहा है। तो पता चल रहा है कि सर इसके क्लास में दूसरे बच्चे हैं, प्रश्न आता वो दूसरे बच्चा कहाँ से सीख के आया। बोल रहा है ये समाज ने सिखाया। समाज में ऐसा कौन सा पेरेंट है जिसने अपने बच्चे को गाली के लिए कहा हो कि नहीं बेटा तू गाली दे, नहीं बेटा तू स्मोक कर, नहीं बेटा तू गुटखा खा, तू ड्रिंक कर। कोई कहेगा? नहीं कहेगा। लेकिन इंडिया का जो सेल है, मैं ड्रिंक्स की बात करूं, स्मोक की बात करूं, यदि गवर्नमेंट के टैक्स की बात करूं तो 50-60% टैक्स जो इंडिया का आ रहा है इन्हीं चीज़ों से आ रहा है। और यदि मैं रेशियो उठाऊं तो 9th क्लास के बच्चे भी ड्रिंक कर रहे हैं। झूठ क्या बोलना, जो है तो साफ है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चा एग्जैक्टली में इस मामले में कैसे पहुंचा। जब बच्चा 2 साल का था तब तो बहुत अच्छा था, माँ की बात मान रहा था। बच्चा 4 साल का हुआ पापा की बात मान रहा, बच्चा 8 साल का हुआ टीचर की बात मान रहा, टीचर भी गलत नहीं सिखाएगा। लेकिन बच्चा जैसे 11 साल का हुआ गाली कैसे आ गई उसके पास। और यदि मैं क्वेश्चन करता हूं कि दूसरे बच्चों ने कहा, आपके स्कूल के दूसरे बच्चों ने मेरे बच्चे को गाली सिखाई, तो फिर वही प्रश्न उठता है कि दूसरा बच्चा गाली कहां सीख के आया। यदि क्वेश्चन आता है दूसरे बच्चे के घर में बोला जाता है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या माँ बाप अपने बच्चे के सामने कभी गाली देंगे? नहीं देंगे। हमेशा कोशिश करते हैं नहीं बच्चा गलत चीजें ना सीखे। माँ बाप को कुछ लड़ना भी है तो बंद कमरे में लड़ लेंगे, बच्चे तक बात नहीं जानी चाहिए। तो फिर बात वही आ रहा है कि एग्जैक्टली में चलो यदि प्रॉब्लम आ भी रही है तो कमी कहाँ पे आ रही है एग्जैक्टली में। यदि बच्चा एक 9th क्लास का बच्चा गाली दे रहा है, यदि 9th क्लास का बच्चा कोशिश कर रहा है कि चलो यार एक बार स्मोक करके देखते हैं क्या होता है, कान से धुआं निकलता है या नाक से, ट्राई करते हैं, एक बार चलो ड्रिंक करते हैं, थोड़ा सा एक ढक्का नहीं पीते, देख तो क्या होता है, मैं भैंस के ऊपर गिरता हूं या नाली के ऊपर, देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जैक्टली में उसके दिमाग ने एक बार स्मोक करने से या ड्रिंक करने से कैसे नहीं रोका।
उसके मन ने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं, मेरी मम्मी ने कहा है कि ड्रिंक करना गलत चीज है, मैं क्यों दोस्त के कहने पे ड्रिंक कर रहा हूं। मेरी माँ ने कहा है कि नहीं स्मोक गलत है, माँ ने कह दिया ना, गलत मतलब गलत। माँ ही तो पहला भगवान थी, उसने कह दिया संत स्मोक इज रॉन्ग। यदि स्मोक गलत है फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, फुल स्टॉप। इसके बाद मैं स्मोक ट्राई कर रहा हूं, फिर कमी कहां पे आ रही है। माँ ने तो प्रॉपर संस्कार दिए, पिता ने ही प्रॉपर संस्कार दिए। प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम आई बच्चे को, जब बच्चा छोटा था वो माँ की बात सुन रहा था, जब बच्चा 5 साल का वो पिता की बात सुन रहा था, जब बच्चा 8 साल का वो टीचर की बात सुन रहा था, लेकिन बच्चा जब 11 साल का हुआ उसने तीनों की बात छोड़ दी और वो पूरा इन्वॉल्व हुआ सोशल मीडिया पे, जो आज का बच्चा है। और सोशल मीडिया में जब उसने चीज़ों को देखा तो उसने बोला क्यों ना ट्राई किया जाए। गाली देने से एक थोड़ा सा इमेज अच्छी हो रही है, लोग डरेंगे मुझसे, एक भय होगा, डॉन। मतलब आज लोग रावण कहने पे खुश होते हैं, राम कहने में दुखी होते हैं। यदि किसी को कह दो तुम लंकेश हो तो खुश हो जाता बच्चा, यस आई एम लंकेश। और यदि कह दो कि नहीं तुम्हारी छवि राम जैसी है, सर क्या कह दिया आपने, मतलब आई एम वेरी शॉक्ड। मतलब अच्छा कहने पे बच्चा बुरा फील कर रहा है और लंकेश कहने पे बच्चा प्राउड फील कर रहा है, यस आई एम लंकेश। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि बच्चे में 11 साल से स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ झुकाव नहीं रहा, बच्चा दूर हुआ। और जब बच्चा उससे दूर हुआ तब तो बच्चे को ये ध्यान नहीं रहा कि माँ ने स्मोक और ड्रिंक से मना किया है, उसे ध्यान नहीं रहा कि पापा ने कहा था कि बेटा एब्यूज्ड वर्ड यूज नहीं करना, उसे ध्यान नहीं रहा कि टीचर्स ने कहा है कि मुझे बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन नहीं चाहिए। तीनों की बातें मुझे भूल गई, और यही तीनों थे पहले, मदर फादर और टीचर, ये तीनों भूल गए और हमने सोशल मीडिया को अडॉप्ट किया, दोस्तों को अडॉप्ट किया और ड्रिंक ट्राई कर ली। अब क्वेश्चन आता है ठीक है सर आपने प्रॉब्लम्स तो बता दी, हाउ टू इंप्रूव, सोल्यूशन क्या है? हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन की बात यह है कि हमें फिर से बच्चे को उसी तरफ ले जाना होगा। 6 दिन की क्लास में यदि मैं 5 दिन कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, संत यदि 5 दिन साइंस मैथ पढ़ा रहे हैं, 1 दिन स्पिरिचुअल की क्लास रखें आप। हमें बच्चे को फिर से ईमानदार बनाना होगा, हमें बच्चे को फिर से बताना होगा कि चीटिंग गलत है, चीटिंग करके 90% लाने से अच्छा है बिना चीटिंग का 60%। क्योंकि यदि आपने ईमानदारी की है तो जो ये दुनिया चला रहा ना भगवान, जो एक पॉजिटिव एक है एनर्जी, वो 60% में आपको उतना सफल कर देगा जो 90% वाला कभी नहीं ला पाएगा। रीजन क्योंकि आपने बिना चीटिंग का 90% लाया है। अब हम टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम हफ्ते में 1 क्लास स्पिरिचुअल की रखना होगा हमें। वो अलग मैटर है कि हम प्रेमानंद की, स्वामी प्रेमानंद जी की तरफ उन्हें मूव करें, हम यथार्थ गीता के गुरु जी की तरफ उन्हें मूव करें, हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ बच्चे को मूव करें, या हमें जो भी करना पड़े, हमें बच्चे के अंदर ईमानदारी सच्चाई डेवलप करनी होगी। हमें बच्चे को समझाना होगा कि स्मोक गलत है, और जब सोशल मीडिया और कोई फ्रेंड कह रहा है कि स्मोक करो तो बच्चे का जो मन स्मोक करने का है, दिमाग उस मन पे हावी हो और कहे कि संत ने कहा है, संत सर ने कहा है, राहुल सर ने कहा है स्मोक गलत है, मतलब गलत है, मैं ट्राई नहीं करूंगा, दोस्ती कल तोड़नी है आज तोड़ दो। मैं ड्रिंक नहीं करूंगा क्योंकि मेरी मदर ने कहा है, मेरे टीचर ने कहा है। हमें 6 दिन में 1 क्लास संस्कार की चलानी होगी, क्योंकि मैं फिर से वही कह रहा हूं, टॉपर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑनेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उन बच्चों का 60% ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑनेस्ट है। मुझे उन बच्चों का 90% बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है जो चीटिंग करके लाए हैं, जिन्होंने किसी दूसरे से पूछा है, जो चुटका बनाकर लेके गए हैं और 90% लेकर आ गए हैं, और वो एग्जैक्टली में एक 100 बाजी कर रहे हैं क्लास में, किया आई गॉट 90%। उसका मन जान रहा है कि हाउ टू गॉट 90%, कैसे मिला 90% आपको। तो योगा की बात हुई मेंटल स्किल के लिए, कसरत शाला प्लेग्राउंड की बात हुई फिजिकल के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। शायद जिस साइंटिस्ट ने कहा हो मुझे तो बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जिसने भी कहा है, आखिर ये डायलॉग अभी तक क्यों चल रहा है? यदि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी नहीं होती तो इसे खत्म हो जाना चाहिए। हर एक बुक्स में हर एक टीचर केवल एक ही बात कहता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब बच्चे को पता ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो कैसे वो चीटिंग कर रहा है एग्जाम में? उसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बन रहा है, और एक बगल में बच्चा बैठा हुआ है, उसने बोला क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन है,
मुझे नहीं पता है ए है कि बी है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं नहीं जानता हूं और मैं ये पढ़ के आया हूं, मैं बी करूं। वहां पर अपने मन को दबाना होगा और दिमाग को हावी करना होगा कि नहीं, चीटिंग नहीं मतलब नहीं, मुझे बिंदु लगाना है। स्मोक नहीं मतलब नहीं। सामने वाला दोस्त हो, छोटा हो, बड़ा, मुझे आप ही बोलना है। वो मुझे पप्पू कहेगा ना, चलेगा। मुझे बेवकूफ कहेगा, चलेगा। यस, आई एम पप्पू, मैं बेवकूफ, मैं इडियट हूं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ईमानदार हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं मम्मीज बॉय हूं, मैं मम्मीज गर्ल हूं। यस, आई प्राउड। मेरी मम्मी खुश है ना, क्योंकि मेरी मम्मी ही पहली भगवान थी। मेरी मम्मी ने ही मुझे दूध पिलाया, मेरी मम्मी ने मुझे खाना सिखाया। और आज हम इतने बड़े हो गए 9th क्लास में, 10th क्लास में, कि मम्मी ने बोला स्मोक गलत है और दोस्त ने बोला ट्राई करते हैं, और मम्मी की वो बात डाउन हो गई और दोस्त की वो बात अप हो गई, और मैंने स्मोक ट्राई कर लिया। फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, और मैं आदी हो गया। ड्रिंक की बात, स्मोक की बात। मेरा केवल इतना कहना है, मैं प्रॉब्लम्स में नहीं जा रहा हूं। मेरा केवल कहना, संत, आई रिक्वेस्ट ऑल्सो कि 6 डेज में हमें एक क्लास स्पिरिचुअल की रखनी है। हमें बच्चे को फिर से ईमानदार बनाना है। हमें बच्चे का 90% बहुत अच्छी बात है, आप 88% लेकर आओ, बट आई वॉन्ट ऑनेस्टी। हमें ईमानदारी चाहिए, सच्चाई चाहिए। हमें एक अच्छा भारत चाहिए, हमें नशे वाला भारत बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ईमानदार स्किल चाहिए, हमें करप्ट स्किल नहीं चाहिए। हमें पता है कि मम्मी ने कहा है कि घूस लेना गलत है, मतलब गलत है, खत्म बात। हमारे पास नहीं होगी कार, हम साइकिल से चलेंगे, कोई बात नहीं। हमें लोग गरीब कहेंगे, चलेगा। लेकिन चूंकि मम्मी ने कहा है कि नौकरी मिलने के बाद भी मुझे घूस नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, क्वेश्चन मार्क, बात खत्म। सर ने इतनी अच्छी बात कही, मुझे सच में बात दिल से लगी। देखो, मैं एक बच्चों को एक चीज़ बताता हूँ, अपनी चॉइस अच्छी करो, अच्छा कंटेंट देखो। आप सोशल मीडिया में हो, रहो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव हो, ठीक है, एक्टिव रहो, बट अच्छा कंटेंट देखो ना। आप उन्हीं पंजाबी सिंगर्स को, वही भोजपुरी सिंगर्स को, उन्हीं को जाके उनका वेपन कल्चर अगर देख रहे हो, उनका ड्रग कल्चर देख रहे हो, उनका अल्कोहल कल्चर देख रहे हो, वो लड़कियों को, अपोजिट जेंडर को जैसे ट्रीट करते हैं एज ऑब्जेक्ट, अगर आप वही देख रहे हो, तो आपके दिमाग में भी सबकॉन्शियस माइंड में वही कचड़ा भरने वाला है। वो इंसान गलत चीज़ें दिखा के पैसा कमा रहा है, मगर आप अपने दिमाग में अगर गलत चीज़ें भर रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप ड्रग कर रहे हो, आप अल्कोहल कर रहे हो, तो जो पैसा है वो जा रहा है, बॉडी आपकी ख़त्म हो रही है। मगर वो सिंगर्स क्या कर रहे हैं? और यार बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट। हनी सिंह जी ने दिखाया ना अपने गानों में ड्रग कल्चर, वेपन कल्चर, लड़कियों और बोतल दिखाई ना, थे ना वो काफ़ी बीमार। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उन्हें अब तो ठीक हो गए हैं, कमबैक भी उनका हो गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं उनसे तब भी प्रार्थना करता हूँ कि वो चीज़ें बनाइए जिससे यूथ जुड़े तो वो ऊपर जाए। वो चीज़ें मत बनाइए कि जिससे यूथ जुड़े तो नीचे चला जाए। 4 बोतल वोडका का काम मेरा रोज का, अगर आप 4 बोतल रोज पीने वाले तो बड़े भाई तुम्हारी किडनी खराब होने वाली है। और किडनी कोई नहीं लेता है, वो भी बीमार पड़े थे, काफ़ी दिन तक बीमार रहे। और आप मोस्ट प्रोबेबली देखो भी ना सिंगर्स को, तो उनकी लाइफस्टाइल बड़ी एकदम डाउन टू ग्रेड की लेवल की लाइफस्टाइल होती है, कि मतलब कि नशा, अल्कोहल, हर चीज़। देखो, अच्छा कंटेंट देखो, अच्छा कंटेंट देखोगे अपने आप अच्छे होते जाओगे। जिस यूट्यूब में आपको भोजपुरी के अश्लील गाने मिलते हैं, उसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको प्रेमानंद जी भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको स्वामी श्री अगणानंद जी महाराज मिलेंगे, वहाँ पे आपको सदगुरु मिलेंगे। चॉइस आपको करना है कि आपको किसको पिकअप करना है। पिकअप द राइट थिंग, पिकअप द राइट पर्सन, ताकि वो आपके सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे अच्छे थॉट्स ला सकें और आपकी लाइफ स्लोली इम्प्रूव हो सके। प्लीज़ वॉच गुड कंटेंट। सर, मेरा यहाँ क्वेश्चन आपसे ये है कि सिस्टम में रहते रहते अपन स्किल सेट को कैसे डेवलप करें? क्योंकि जब भी मैं स्किल सेट की बात करता हूँ तो बच्चों को लगता है कि ड्रॉप आउट नहीं। आप जो ड्रॉप आउट हैं, जो सक्सेस के पॉइंट पे, आप उनको देखो, बहुत अच्छे रीडर हैं, बहुत अच्छे लर्नर हैं। फ्रॉम बिल गेट्स टू एलन मस्क, बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, बुक्स को बहुत एक्टिवली रीड करते हैं। ले दे के आपकी साइंस की एक टेक्स्ट बुक और मैथ्स की टेक्स्ट बुक तो हो नहीं पाती आपसे। तो आप ड्रॉपर से कंपेयर करते हो जो ड्रॉप आउट है, जो बहुत हाई स्किल सेट लर्निंग का रखते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आप पढ़ने के साथ साथ अपने स्किल सेट पे काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फन है ना, कहीं ना कहीं तो एक अच्छी चीज़ आप सीख रहे हो। सर, वो बच्चे कैसे करें? पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स कैसे लर्न करें? आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्कूल जा रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं, फिर कोचिंग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर्स ने जो पढ़ाया, होमवर्क किया, उन्होंने लर्न किया, ये एक साइकिल चल रही है। बच्चा कुछ अलग नहीं कर पा रहा है। बच्चे बात आ रही है कि कुछ बच्चे के अंदर कुछ क्रिएटिविटी जैसी चीज़ नहीं आ रही, बच्चे के अंदर कुछ स्किल डेवलप नहीं हो रहा है।
क्लियर ना? तो मैंने कहा कि एग्जैक्टली में बच्चा जब स्कूल जा रहा है, स्कूल में यदि 5 पीरियड्स लग रहे हैं, 6 पीरियड लग रहे हैं, 7 पीरियड लग रहे हैं, बच्चे ने 4 पीरियड अच्छे कंसंट्रेटली पढ़े, 6 पढ़े, 5 पढ़े, मैं कहता हूँ 1 पीरियड भी बच रहा है, 1 पीरियड भी बच रहा है। बच्चे को लग रहा है कि नहीं मेरे पास वो 1 पीरियड बचा है और मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट, क्योंकि स्किल और क्रिएटिविटी का कहीं ना कहीं रिलेशन इंटरेस्ट से है। बच्चे को लग रहा है नहीं मैं गेम की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एक मस्ती का गेम होता है और एक इंटरेस्ट की बात होती है। तो चलो ठीक है, वो जो खाली पीरियड है हम अपने पीटी मैम से एक रिक्वेस्ट करके उस पर्टिकुलर गेम में ध्यान देंगे। पढ़ाई तो चल ही रही है, साथ में मेरी एक नई स्किल डेवलप हो रही है, पर्टिकुलर वो गेम। मेरे को ड्राइंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ड्राइंग सब कर लेते हैं नो डाउट, लेकिन जब परफेक्ट ड्राइंग की बात आती है वहाँ मुझे गाइडर की ज़रूरत होती है। मेरे पास एक क्लास खाली है, 2 पीरियड खाली हैं, मैं ड्राइंग टीचर के पास जाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ गाइड मी, मुझे थोड़ा सा गाइड करें, और मैं उनके गाइडेंस से कुछ काम अलग करना चालू कर रहा हूँ। पढ़ाई चल रही थी, स्किल कुछ आऊँगा। बच्चे को कोडिंग पे इंटरेस्ट आया कि नहीं सर कोडिंग थोड़ा मुझे टफ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। बच्चा मेरे पास आया, बोले सर ये वाला पीरियड मेरा खाली है और मुझे इंटरेस्ट नहीं है, गेम का है बट मुझे गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा प्लीज़ मुझे एक्स्ट्रा बताइए। यदि कोई बच्चा मुझसे आकर रिक्वेस्ट करेगा मैं उसे क्यों नहीं टाइम दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल आओ, लैब में बैठाऊंगा उसे और मैं उसे कुछ अलग सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये एफर्ट उस बच्चे को करना पड़ेगा, उस बच्चे को पहचानना होगा कि एग्जैक्टली में यदि एक स्कूल में 6 पीरियड लग रहे हैं, 4 पीरियड पढ़ाई के हुए 2 पीरियड वेस्टेज जा रहे हैं, होता ही ऐसा है, और बच्चे का इंटरेस्ट उस तरफ नहीं है। जैसे मानकर चलिए एक आर्ट का पीरियड लगा है हफ्ते में एक दिन ड्राइंग का, ठीक है, ड्राइंग में 5 बच्चों को इंटरेस्ट है, बाकी को इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है 2-4 बच्चे रिक्वेस्ट करके कोडिंग क्लास में जा सकते हैं, 2-4 बच्चे स्पोर्ट्स क्लास में जा सकते हैं, 2-4 बच्चे योगा क्लास में जा सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करें। बच्चे हमारी कोचिंग में आते हैं, कोचिंग में आने के बाद मैंने कहा 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 2.5 घंटा पढ़ा, 2.5 घंटा पढ़ने के बाद बच्चे ने कहा नहीं सर मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ठीक है भाई, लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी में जाने के बाद हमने बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशन वाली बुक्स रखी हैं, आधे घंटे रीड कर लो भाई, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं आपको जो आपकी स्किल डेवलप कर देगी। तो स्किल और क्रिएटिविटी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने बिजी शेड्यूल में टाइम को निकालना होगा। एग्जैक्टली में हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने यही कहा था कि यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, यदि आपसे कोई कहे कि सर आपके पास 2 मिनट का समय और ये कह दे कि नहीं सर मैं बहुत बिजी हूँ, एग्जैक्टली में बिजी नहीं है, उसके पास टाइम मैनेजमेंट का तरीका नहीं पता, उसे हाउ टू मैनेज टाइम उसे नहीं पता। मैंने बोला कि योगा जरूरी है तो पता है ना 5 बजे उठना है, जब अलार्म बजेगा मन कहेगा 10 मिनट और सो लेते हैं, लेकिन मन को दबाना है और कहना है नहीं योगा इज इंपॉर्टेंट। तो जब क्लास में स्कूल में 6 पीरियड थे, 1 पीरियड वेस्टेज था, हमने अपनी स्किल को किस तरफ मोड़ा, आर्ट की तरफ मोड़ा, हमने अपनी स्किल को किस तरफ मोड़ा, कोडिंग की तरफ मोड़ा, हमने अपनी स्किल को किस तरफ मोड़ा, किसी और मोड़ा। और ऐसे में बहुत सारे टैलेंटेड आपको बता दूं, टैलेंट बता दूं, जो इन चीज़ों के रहते रहते उनने अपना ऐसा एरिया चूज कर लिया जो अलग ही था। मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी जी रेलवे में थे, नौकरी करने गए थे, रेलवे में क्रिकेट चालू हुआ, उन्होंने बोला चलिए मैं भी खेलता हूँ, और उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया कि रेलवे जो उनकी मेन जॉब थी वो खत्म हो गई और उनका जो पार्ट टाइम स्किल था वो मेन स्किल बन गया। कैलाश खेर दिल्ली गए थे सीए की कोचिंग करने, सीए बनने गए थे दिल्ली। कोचिंग में कहा गया कि चलो आज कुछ मस्ती हो जाए, कौन गाना गाएगा, चलो कैलाश तुम गाओ, मुझसे गाना नहीं आता है, ऐसे नहीं चलो गाते हैं। आया और ऐसा गाना गाया और उसे बाकायदे टेलीकास्ट जब किया गया तो म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढ कर आए भाई कौन था वो लड़का। तो मैंने कहा कि उसने कभी ना कभी प्रैक्टिस करी होगी ना, अपनी स्किल को दिखाया होगा ना। तो मेरा यही कहना है कि जो आप एग्जैक्टली में आपका फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, मैथ चल रहा है, वो तो पढ़ना ही है, पढ़िए नो डाउट, लेकिन आप अपने मन से खुद इंटरेस्ट देखिए। कई बच्चों को होता है नहीं गेम नहीं खेलना सर, कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है, ठीक है भाई आओ सॉफ्टवेयर बनाओ ना। किसी को नहीं टेनिस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है भाई टेनिस में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ कि आज हमारे कंट्री का वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो अमेरिका का और चाइना का है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल उठाता हूँ, माइकल फिलिप्स, बहुत छोटी उम्र मतलब 21 या 22 साल की उम्र में इसने ओलंपिक में आपका 9 गोल्ड लिए थे।
एग्जैक्टली अब क्वेश्चन उठता है कि 21 साल के बच्चे ने ऐसा कारनामा कैसे कर दिया। हम लोग तो 130 करोड़ 140 करोड़ एक गोल्ड के लिए तरसते हैं। एग्जैक्टली में यूएस में जो स्कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, आपका एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वहाँ स्विमिंग क्लास भी हो रही हैं, स्पोर्ट्स क्लास भी हो रहा है, लेकिन जब बच्चे को पूरी तरीके से फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से तराशा जा रहा है वहाँ पे, तो ये देखा गया कि ये बच्चा जब स्विमिंग में है तो स्विमिंग में बहुत फास्ट कर रहा है दूसरे बच्चों की अपेक्षा। जब उसका एग्जैक्टली में पूरा एक सिटी स्कैन किया गया, एक्सरे किया गया, तो पाया गया कि एक अलग ही उसके अंदर एक बॉडी का जो अंदर का स्ट्रक्चर था वो एक फिश मछली की तरह। वहाँ के स्कूल मैनेजमेंट ने तुरंत डिसीजन लिया कि इसे तुरंत स्कूलिंग में जो चल रहा है वो तो ठीक है, स्विमिंग क्लासेस की एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए या स्विमिंग स्कूल में ही ट्रांसफर किया जाए, और उस बच्चे को 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से स्विमिंग की क्लासेस देना चालू। जैसे ही बच्ची पूरी तरीके से रेडी हुआ और ओलंपिक में उतरा, आप इमेजिन करिए 100 मीटर 200 मीटर जितनी प्रकार की भी स्विमिंग थी, लोग स्विमिंग में एंटर कर रहे हैं, लोग लगातार स्विम कर रहे हैं, वो बंदा अंदर जा रहा है और डायरेक्टली टारगेट पे निकल रहा है। मतलब पानी के अंदर रहने की कोई कैपेसिटी नहीं उसकी, चाहे जितने अंदर रह सकता है वो। ये पावर हमारे इंडिया में शायद ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को हम छोटे से ही तराश दें कि नहीं ये क्रिकेट के लिए ही बना है, ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये ऐसा करे, इसकी आवाज़ में ये फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये सिंगर बने। नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के ऊपर जो है जाता है। तो मेरा कहना केवल ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है एजुकेशन तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमारी ड्यूटी बनती है हम स्टूडेंट्स की कि हमें एग्जैक्टली में अपने इंटरेस्ट को देखना होगा और अपने बिजी शेड्यूल से निकल के उस तरफ थोड़ा सा टाइम देना होगा। और हम जब उस पर टाइम देंगे आप देखेंगे कि आपकी स्किल ऑटोमेटिक जनरेट होगी। हम एग्जाम्पल उठाते हैं YGC की ही, अरमान है और 1-2 बच्चे कितनी अच्छी शायरी लिखते हैं। जब उन्होंने स्टार्टिंग में लिखना चालू किया बहुत अलग सलग लिखा, गलत सलत लिखा, लेकिन धीरे धीरे उनका चूंकि इंटरेस्ट था और वो लगातार उस पर काम करते रहे, और जब लगातार काम करते रहे तो आप देखो आज की डेट पे उनको स्टेज में खड़ा कर दो और कहो कि रैंडम आपको एक शायरी बनानी, रैंडम आपको कुछ कविता लिखनी है, वो तुरंत कर देंगे। तो स्किल कैसे डेवलप हुई? उन्होंने लगातार काम किया। तो मेरा यही कहना है बच्चों से कि एग्जैक्टली में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छी करिए, मेंटल है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, इन सब का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपका इंटरेस्ट यदि किसी और जा रहा है तो उस पर भी समय दीजिए। हमें ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि सर टाइम ही नहीं मिलता, मैं ड्राइंग तो बहुत अच्छी करता हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं है। एग्जैक्टली में आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है, टाइम तो बहुत है। तो यदि हम उस एरिया में भी काम करेंगे, नो डाउट हमारी स्किल है, हमारी क्रिएटिविटी है। आखिर स्किल क्रिएटिविटी क्या, यही तो है कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ चीज़ों में और पार्टिसिपेशन करना, और यदि आप ये कर रहे हैं तो नो डाउट आपकी स्किल भी इंक्रीज होगी, क्रिएटिव भी आप होंगे, और जो चीज़ें हैं बहुत ही स्मूथ पे एक नेचुरल लाइफ आपकी चलेगी। जैसे हम बोलते हैं ना एक संयम, एक बोलते हैं ना परफेक्ट मैन, परफेक्ट वुमेन, परफेक्ट बॉय, परफेक्ट गर्ल, इसी को बोलते हैं कि हर एक मामले में बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, हर एक मामले में चीज़ें बहुत अच्छी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात अच्छे डिसीजंस ले रहा है। मतलब उसे पता है कि ये क्लास, ये पीरियड मेरी वेस्ट है, इस पे टाइम ना देकर मैं उस समय टाइम दूं जो ज़रूरी है। मैं देखता हूँ स्कूल्स में कोई पीरियड खाली है, बच्चे गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अरे भाई, जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो टाइम वापस नहीं आने वाला है। यदि आपका इंटरेस्ट आर्ट में है, आप ड्राइंग टीचर के पास जाओ, उसको बताओ, वो क्यों नहीं करेगा, वो ऑफकोर्स आपको करे, वो पढ़ाने के लिए स्कूल में आया है, लेकिन उसे बच्चे ही नहीं मिल रहे। क्लियर? तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हम अपने एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को भी हमें ध्यान देना है कि यदि आपको कुछ लगता है कि नहीं हम इस फील्ड में बेटर कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। यही एक स्किल डेवलपमेंट है, क्रिएटिविटी है। सर मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड ये करना चाहता हूँ कि हम 545 MP चुनते हैं। मूल समस्या है कि सारी जड़ यहीं से होती है। हम कभी क्या ऐसा लीडर चुनते हैं, पेरेंट्स अगर इसे देखें तो वो भी अपने से पूछें, और आसपास का माहौल देखो कि क्या हम कभी ऐसा लीडर चुनते हैं जिसकी स्किल सेट बहुत हाई होती है। क्या हमारे यहाँ जब विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या हम ये देखते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति व्यक्तिगत बहुत अच्छा इंसान है या इसकी स्किल सेट हाई होती है। जब आप वोट ही जाति, धर्म और बाहुबल के नाम पे डाल रहे हो तो जिस लिए डाल रहे हो उस लिए मिल रहा है। अगर किसी दिन आप एक अच्छे व्यक्ति को, शहर के अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को जिसके अंदर लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप उसके
के अच्छे कामों के लिए वोट डालोगे तो आपको मिलेगा, वो चीज़ रिटर्न में मिलेगी। आपने इन्वेस्टमेंट गलत कर रखा है तो आपको जो आउटकम है वो भी गलत आ रहा है। नो डाउट। और आप ये देखिए ना सर, ये एक्चुअली में है सर। हमारे यहाँ स्पोर्ट मिनिस्टर कौन बनता है? हमारे सर मतलब ले दे के बना वैसे इंसान को देना। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनता है? ले दे के मतलब पॉलिटिकल एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं। इसलिए कि मैं तो देखता हूँ सर, जितना भी मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ कि अगर एक विधानसभा सीट किसी ब्राह्मण को मिली तो दूसरी क्षत्रिय को मिली तो किसी ओबीसी वाले को मिली, मतलब हम तो उन चीज़ों पे बात ही नहीं कर रहे हैं ना कि हमको इस एक विधानसभा से ये एक सबसे अच्छा आदमी है जिससे शायद हम चुन के आए तो वो बहुत अच्छा हमारा लीडरशिप का मतलब बात हमें स्किल की करनी चाहिए, और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा बाहुबली है, जो सबसे बड़ा भौकाली है वो शहर में सबसे सम्मानी टाइप का। बिल्कुल बिल्कुल। सर पता नहीं हमको क्या एक अलग सी सनक टाइप की कि लोगों के मेटलिस्टिक चीजों के हम इतना सम्मान करते हैं, जबकि हम आध्यात्मिक देश से आते हैं। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ ही ईश्वर के अवतार हुए हैं, मगर हमारा एक हर व्यक्ति को, मैं खुद को भी और बाकी लोगों को भी, मैं एक बार अपने जहन में जाके देखूं कि मैं व्यक्ति का सम्मान किस आधार पे करता हूं। आपने सर इसके पहले एक बात कही थी ईमानदारी वाली। क्या मैं उसकी ईमानदारी का, क्या मैं उसके कार्यकुशलता का, क्या मैं इन चीज़ों से उसका सम्मान करता हूँ, या मैं उसके भौकाल से उसका सम्मान करता हूँ कि ब्लैक स्कॉर्पियो से आए थे भैया जी, 2 राइफल लिए हुए थे। अरे वो डरे हुए भैया जी हैं। अरे जब पुलिसिंग व्यवस्था बनी हुई है तो आप उससे सुरक्षा लीजिए ना। राइफल दिखाने का क्या जरूरत है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है, भय समाया हुआ है। आप दैनिक दिनचर्या में ऐसे काम करते हैं जिनमें से आपको डर लगता है। हमने भू माफिया, बालू माफिया, इन लोगों को शहर का सबसे अच्छा नेता चुन रखा है। जब हम उनको सबसे अच्छा नेता चुन रखे तो वो वही दे रहे हैं जो उनके पास है, और आपको लेना पड़ेगा। आप शायद पिछले कई वर्षों से यही कर रहे हैं, यही चल ही रहा है। 1947 जब देश आजाद हुआ था तो आप उस टाइम की लीडरशिप देखिए। कोई बच्चा अगर साल भर महात्मा गांधी जी के पास रह लेता तो सौम्य हो जाता, सुलझा हुआ व्यक्तित्व हो जाता। किसी के पास जितने लीडर्स थे उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे इंसान थे। बाबा साहब के पास कोई रह रहता तो अपने आप ज्ञानी हो जाता। मगर क्या आज के पेरेंट्स, आज के नेताओं के पास अपने बच्चों को 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं? सर मैं बता रहा हूँ, मतलब कहते ना पाप का घड़ा, बच्चे का पाप का घड़ा साल भर में भर जाएगा। तो जब हमने ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को अपना लीडर चुन रखा है, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ दैट चीजें ऐसी हैं। और अगर नहीं है तो आप भी देखो ना अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में जाके आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल सा। तो हमें सिस्टम को सुधारने से पहले हमें, जब 5 साल में हमें एक बार अधिकार मिलता है अपना मत डालने का, अपना वोट डालने का, वो हमें सही व्यक्ति को देना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर एक सही ईमानदार व्यक्ति खड़ा है ना, उसको 50,000 वोट चाहिए जीतने के लिए, मगर वो 1,000 वोट भी पा रहा है तो वो उसका सम्मान है। बिल्कुल, वो उसका रिस्पेक्ट है। कम से कम 1,000 लोगों को तो सच में चिंता है। बिल्कुल, आप वोट इसलिए मत डाल, मैं देखता हूँ सर यहाँ लोगों की हैबिट है जो अपना मत देते हैं, जो अपना वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। नहीं, इसलिए दीजिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छे को वोट दीजिए। आज नहीं जीत रहा है, आप ही जिताने वाले हैं, कुछ सालों बाद जीतेगा, मगर जीतेगा। जैसे भारत भूमि को आप करना चाहते हो ना, जैसे इस देश को आप करना चाहते हो, वैसे लोगों को अपना लीडर चुनो। अपने आप चीजें सेटल होनी नहीं, अपने आप चीजें सुधरने लगे। बिल्कुल, बहुत छोटा सा है। बिल्कुल। और लोकतंत्र में 5 साल में अधिकार इसीलिए दिया है। सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अभी इमीडिएट चेंजेस कौन कौन सा चाहिए? मतलब सरकार ऐसे जल्दी से जल्दी लगभग कौन सा ऐसा काम करे जिससे सच में हमारे जो आगे आने वाली यूथ है, 5 साल 10 साल वाली जो हमारी जनरेशन है, उसको सच में कुछ अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले? उसमें कुछ रिसेंट चेंजेस की जो ज़रूरत है, ये इंस्टेंस हम चेंजेस करने की बात करें तो उसमें स्पिरिचुअल क्लास, योगा क्लास, कसरतशाला, फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिससे बच्चा ना केवल पढ़ाई, साथ में उसका फिजिकल, उसका मेंटल और वो एक स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ भी वो बच्चा बहुत अच्छा हो सके। अब 2 चीज़ें बात आती है, जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया स्किल के बारे में। स्किल्ड या किसी भी बच्चे का दिमाग जो है रिसेंटली एक्टिव तभी होता है जब बच्चा एक क्लास से पूरी तरह से एक्टिव हो, और ऐसा बहुत रेयर होता है कि बच्चा एक क्लास से पूरी तरह से एक्टिव होता है। अक्सर कहा भी गया कि जब एक टीचर पढ़ाता है तो बहुत ही टॉपर बच्चे 90% ही डिलीवरी एक्सेप्ट कर पाते हैं। कुछ बच्चे 80, कुछ बच्चे 60, कुछ बच्चे 50, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है ना कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसे हम कहीं भी बाद में पढ़ लेंगे, किसी बच्चे से कॉपी ले लेंगे, रट लेंगे और कॉपी में लिखाना, क्योंकि हमें पता है कि हाँ जो नंबर मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं कॉपी भरने की। हम एग्जैक्टली में अपने स्किल पे काम ही नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं याद करने पे। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि आज किसी बच्चे से हम पूछ ले कि भाई 3rd क्लास में हिंदी का 2nd चैप्टर कौन सा है, कोई बच्चा बता दे?
नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमने जो रटा वो एग्जैक्टली में एग्जाम में लिखने तक सीमित था, इसके बाद हम भूल गए। लेकिन इसकी जगह पर यदि हम इंटेलिजेंट टेस्ट कर रहे होते, शायद हमें याद रहता। सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में पढ़ाया गया एडिशन आज तक हमें याद क्यों है? आज तक हमें इसलिए याद है एडिशन, क्योंकि मैथ के टीचर ने जब एडिशन समझाया इसके बाद तुरंत मुझसे वहीं करवाया, इसलिए मुझे याद है। कहने का मतलब मेरा केवल है कि कोई भी सब्जेक्ट, मैं कहता हूं एसएसटी है, कुछ भी है, तुरंत इंटेलिजेंट टेस्ट। आपने 1 घंटे की क्लास ली, टाइम आपको नहीं दिया जाएगा कि नहीं अब आप 5 मिनट ले लो पढ़ने को, नहीं। आपको 10 बजे की क्लास है, 10:40 क्लास खत्म, 2 मिनट का ब्रेक और 10:42 से आपका टेस्ट चालू। दिस इज अ इंटेलिजेंट टेस्ट। ये इंस्टेंस चेंजेस लाने की जरूरत है, तब बच्चे का दिमाग ऑटोमेटिक क्रिएटिव होगा, बच्चा कंसंट्रेटली पढ़ेगा और बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में फिलहाल ये बहुत बड़ा मुद्दा मैं कह चुका हूं, लेकिन फिलहाल अभी मुझे जो जरूरत है, बच्चे को केवल पढ़ाने के साथ साथ हमें बच्चे को योगा क्लास देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे का मन खुश और दिमाग खुश करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे को फिजिकल हमें स्ट्रांग बनाना है कि बच्चा यदि इस मई की कड़ी धूप में 12 से 2 बिना हेलमेट, बिना तौलिया, बिना रुमाल के चला जाए, तब भी उसका सिर नहीं दर्द करना चाहिए। 0 टेम्परेचर में बच्चा 2 घंटे घूम ले रात में, इतना स्ट्रांग हमें बनाना है बच्चे को। तीसरी बात, स्पिरिचुअल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें बच्चे को ईमानदार की तरफ मोड़ना होगा। और ये चौथा आपका इंटेलिजेंट टेस्ट। ये छोटे छोटे चेंजेस गवर्नमेंट को लाना चाहिए, जिससे बच्चे में कोई ना कोई बदलाव अवश्य आएगा। क्योंकि बच्चे का, मैं बता रहा हूं कि एक बच्चे की पालना कोई हंसी खेल नहीं है। यदि एक बच्चे को सही तरीके से एक घड़ा बनाया जाता है, कुम्हार यदि थोड़ी भी लापरवाही कर दे तो घड़े का जो शेप है, आकार है, अलग हो जाता है। लगातार कंसंट्रेट वो बैठा रहता है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, नहीं जाता है। वैसे ही बच्चे की पालना है। हमें बच्चे की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रॉपर काम करना होगा, हमें बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉपर काम करना होगा, हमें बच्चे का मन खुश रहे उसके लिए प्रॉपर काम करना होगा, बच्चे को मोटिवेट करना होगा और बच्चे की स्किल डेवलप हो सके, इसलिए मेमोरी के साथ साथ इंटेलिजेंट टेस्ट भी लेना होगा। हम उस पुराने सिस्टम से यदि चलेंगे तो आई थिंक कहना नहीं चाहिए, हम भेड़ और बकरियों को आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और फिर कहेंगे बेरोजगारी बढ़ रही है। यदि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, उस बच्चे के अंदर स्किल है, नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, हमारे अंदर स्किल, हम अपना कुछ कर लेंगे खुद का, ये बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं देखता हूँ बच्चा यदि नहीं कर पा रहा है, सब कुछ पढ़ाई के बाद बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चा फ्रस्ट्रेट होना चालू हो रहा है, यार मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं क्या करूँगा, क्या होगा। यार तुम्हें अपनी स्किल पे भरोसा है या नहीं है? तुमने पढ़ाई ईमानदारी से की है ना, तुमने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है ना, तुमने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है ना, तुमने साइंस अच्छे से पढ़ी है ना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तुमने अच्छे से की है ना, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ डजंट मैटर, तुम्हारे अंदर स्किल है ना, तुम कर ले जाओगे। परेशान वो बच्चे होते हैं जिनके पास स्किल नहीं है, उनके पास एक चारा होता है कि नौकरी नहीं लगी तो करूंगा क्या। इसलिए स्किल डेवलप करिए। 3 इडियट शायद इसीलिए बनाई गई थी। क्लियर सर? मैं इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर। सबसे अच्छा उदाहरण मैं हूँ सर। शायद मेरी उसी शैक्षणिक शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है, एकेडमिक एजुकेशन मेरी उतनी हाई नहीं है, मगर सर मैं लाइफ में सेटिस्फाइड रूप से एक अच्छा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं इसमें खुश हूँ। बहुत अच्छी बात। मेरे को मन था कि मैं अपनी बात लोगों तक रखूँ, तो मैंने यथार्थ किशन स्टूडियो बहुत एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। बहुत अच्छा। पढ़ाना मुझे आता था सर, आप जानते संघर्ष के दिनों में मैंने सिर्फ टीचिंग ने मुझे उभारा है। बिल्कुल मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। सर क्या है कि सर ठीक है, स्किल पे काम करोगे तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए, और अगर आप नहीं वर्क करोगे कहीं ना कहीं वो आपको हम करने ही वाले। मैं केवल यही कह रहा हूँ, खलेगा आपको अपने पूरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है तो मैं केवल यही कह रहा हूँ कि भाई आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल टेस्ट की तरफ आगे बढ़ें, प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ें। और प्रैक्टिकल तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर यदि स्किल डेवलप हो गई है, कंपटीशन एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन हुआ है, अच्छी बात, नहीं हुआ डोंट वरी, क्योंकि हमारे देश का ऐसा सिस्टम है। तो मेरा वही कहना है कि इन चीज़ों का भी एजुकेशन में रोल होना चाहिए, योगा क्लासेस का, कसरतशाला का, स्पिरिचुअल क्लासेस का और प्रैक्टिकल टेस्ट का, जिसे इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं, और मेमोरी का। फिर आप देखिए कि एक बच्चा जो है जब 21 साल में 22 साल में पढ़ाई करके निकलेगा, वो एग्जैक्टली ऐसा निकलेगा कि उसको कहीं आप खड़ा कर देंगे ना, लोग सिर झुकाएंगे।
आज ऐसे ऐसे ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री वाले बच्चे हैं, उनको स्टेज में खड़ा कर दो, 2 लाइन बोलने कहते हो शर्मा जा रहे हैं। क्या एजुकेशन लिया आपने? यदि आप अपनी बातों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है आपका? तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल डेवलप करिए, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सर आपकी बेस्ट बुक? हाँ, बेस्ट बुक की यदि मैं बात करूँ तो एक्चुअली मैं चूँकि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आज भी आपके जो कंप्यूटर वीक एक मैगजीन आती है उसे फॉलो करता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैंने माय नेम इज़ कलाम, सर हमारे प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, उनकी जीवनी मैंने पढ़ी थी, उनके बारे में बहुत अच्छा था। हालांकि मैं रामेश्वर भी गया था, उनके घर भी, जो एक्चुअली का घर तो है नहीं, जो एक स्मारक बनाया गया है, उसको मैंने पढ़ा और काफ़ी चीज़ें उससे बहुत अच्छी मिली। इसके बाद भगत सिंह, 2 किताबें भगत सिंह की मैंने रीड की हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा, मेरा जो इंटरेस्ट था यूपीएससी और पीएससी की तरफ था, तो मैंने हालांकि जो ये धर्म है इनकी किताबें भी पढ़ी हैं। मतलब मैंने गीता भी पढ़ा हुआ है, मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, इनको पर्सनली पढ़ा है मैंने। और जो बड़े बड़े राजा थे, जो मैं अकबर की बात करता हूँ, महाराणा प्रताप की बात करता हूँ, इनकी अलग अलग किताबें मैंने इशू करा के लाइब्रेरी से प्रॉपर पढ़ा है कि भाई एग्जैक्टली में मुस्लिम धर्म है क्या, इस्लाम धर्म है क्या, बौद्ध धर्म है क्या। इनके बारे में कभी डिस्कशन हो तो मैं काफ़ी डिस्कस करूँगा। इनके बारे में बहुत अच्छा पढ़ा है। और फिलहाल इन सब से मुझे जो एक कंक्लूज़न मिला, यही मिला कि अच्छे कर्म और क्षमा, सर हर एक का कंक्लूज़न यही निकल के आ रहा है। तो जो मेरी ऐसे कुछ बुक्स की आप बात करेंगे तो ऐसा कुछ बहुत नहीं है, लेकिन जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो मेरी थोड़ा अभी भी पसंदीदा हैं, फिर पढ़ना चाहूँगा, तो माय नेम इज़ कलाम मैंने पढ़ी है, अब्दुल कलाम की बुक है, भगत सिंह की किताब पढ़ी थी मैंने, और पूरा हर एक रिलीजियस की किताबें मैंने उठाई। सर एक बुक जो आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहिए, ओनली वन, इसको पढ़ो ही पढ़ो? कलाम, माय नेम इज़ कलाम। माय नेम इज़ कलाम। सर फेवरेट फूड? सर फेवरेट फूड की एग्जैक्टली बात करूं तो मैं एग्जैक्टली में इसमें 2-3 फैक्टर हैं। फैक्टर्स ऐसे हैं कि एग्जैक्टली में जो मेरी उम्र थी 24-25 जब तक थी, सर तब तक मुझे थोड़ा सा बाहर का ही पसंद था, चीज़ें ज़्यादा पसंद हुआ करते थे। लेकिन एग्जैक्टली अब जो मुझे पसंद है, तो नॉर्मली वो मेरी मदर का बनाया खाना और मेरी वाइफ का बनाया खाना, वही मेरा फेवरेट है। वो जो बना देती है वो बेस्ट बनाती है। ठीक है, इसका बाकी ऐसा मुझे कुछ नहीं है कि नहीं मेरा पिज्ज़ा ही बहुत पसंद है या बर्गर ही बहुत पसंद है। मेरा बेस्ट फूड जो है वो मेरी मदर और मेरी वाइफ, वो जो बना देती हैं। मतलब उन्होंने यदि चटनी भी बना दी है और रोटी, वो भी मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है सर, ममता और प्रेम का बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल दोनों का बैलेंस है। सर बेस्ट पॉलिटिशियन? बेस्ट पॉलिटिशियन तो एग्जैक्टली में मैंने जो एग्जैक्टली में काफ़ी पढ़ा, जो मैंने बताया आपको भी, यूपीएससी पीएससी के बारे में मैंने तैयारी की थी और काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ा। बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन पढ़ने का टाइम तो नहीं मिला मुझे, लेकिन ओवरऑल जो मुझे एक कहने का मतलब है कि क्योंकि आज जो एक लाइफ है, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मैं एक टीचर हूं, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। कि पावर मतलब कहने का मतलब कि मेरे पास पैसे का बहुत पावर है या मेरी बहुत पहुंच है या मैं, मेरी बात बाहुबली टाइप का, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हूं। मैं अपनी बात को कैसे रखूं? ऐसा पॉलिटिशियन जो मुझे मिला एग्जैक्टली में, वो मुझे मिला महात्मा गांधी। उनकी जब मैंने चीज़ें पढ़ी और चूंकि पीएससी के दौरान मैंने काफ़ी स्टडी उनका किया, तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली में अपनी बात को मनवाने के लिए वो कोई हिंसा नहीं किया उनने, कभी गुस्सा नहीं की उनने, कभी वायलेंस नहीं किया उनने, अपनी बात को बड़े प्रेम से रखा उनने। और यही कहा कि भाई मैं अपना विरोध व्यक्त कर रहा हूं, अब आप गवर्नमेंट, आपको जो मेरे खिलाफ निर्णय लेना हो, मुझ पर लाठीचार्ज करना हो, मुझे जेल भेजना हो, मुझे जो करना है मुझे कराइए। मेरा जो विरोध है वो शांति प्रिय होगा। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि उनका विरोध भी करते हैं, कई लोग उनके समर्थक में हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि जो विरोध करते हैं एक बार उनको अच्छे से पढ़िए। विरोध वही करते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का अध्ययन नहीं किया है। आप महात्मा गांधी का अध्ययन करिए। आप ज्यादा कुछ नहीं, यूपीएससी पीएससी में जो एक सब्जेक्ट ही चल रहा है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें महात्मा गांधी को लीजिए और उनकी जीवनी थोड़ा सा पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा महात्मा गांधी क्या शख्सियत था, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, जो बैरिस्टर था फिर भी एक कपड़े में जिया। और किसी पॉलिटिशियन से कुछ वो नहीं है, ठीक है, सब अपनी जगह है, लेकिन मेरा जो एक व्यक्तिगत है, मेरा बेस्ट, उनका जो विरोध करने का तरीका है वो मुझे बेस्ट लगा। मतलब उनका विरोध करने का तरीका शांति प्रिय है। और सबसे अच्छी बात, जैसे मुझे उनकी कहानी याद आती है, एक माँ आई उनके पास, साबरमती आश्रम, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, उसे छुड़वाना है।
उन्होंने बोला माता जी मुझे 15 दिन का समय दीजिए। 15 दिन बाद माता जी आई, बोले ठीक है अब लाइए बच्चे को तो मैं करवाता हूँ। तो क्वेश्चन ये उठा माता जी के द्वारा कि बापू आपने 15 दिन का समय क्यों लिया? उन्होंने 15 दिन का समय इसलिए लिया कि मैं भी गुड़ बहुत खाता हूँ, तो पहले तो मैं छोड़ूं। क्योंकि महात्मा गांधी जी का एक डायलॉग बहुत अच्छा था कि कहिए मत, करिए। आप करेंगे तो आपको, जब आप करेंगे तो लोग देखकर आपको ऑटोमेटिक धारण करेंगे। जैसे कई लोग बोलते हैं सर आपका जो लाइफ स्टाइल बड़ा स्ट्रेस वाला, मैंने कहा हाँ है। मैं 5 से 5:30 उठता हूँ, प्रॉपर योगा करता हूँ, और योगा मेरा ऐसा नहीं होता, बहुत टफ योगा होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जलनीति जैसी योगा मैं करता हूँ। कंप्यूटर टीचर होने के बाद भी आज तक चश्मा मुझे नहीं लगा, केवल जलनीति की वजह से। इसके अलावा जलनीति योगा किया मैंने, बड़े बड़े योगा किए, इसके प्रॉपर स्कूल जाता है, स्कूल में भी लगातार काम, 5 क्लासेस लेना। आपको स्कूल में पता करिए, केंद्रीय विद्यालय में राहुल गौतम, आपको एक ही नाम से जाना जाएगा, अच्छा बहुत काम करता है। इसके बाद 2:30-3 बजे स्कूल से आना, खाना खाना, इसके बाद कोचिंग 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और 8:30 के बाद भी कोई मुझसे मिलेगा तो मेरे चेहरे में स्माइल ही मिलेगी आप। सर क्वेश्चन आता है सर कैसे एनर्जेटिक हैं आप? केवल एनर्जेटिक कैसे हैं? क्योंकि योगा भी कर रहा हूँ, कसरतशाला भी कर रहा हूँ, और स्पिरिचुअल लाइफ से भी जुड़ा हूँ। सर मतलब राज वही है। राज वही। आप जुड़िए, फिर देखिए। आप अभी इतने बजे शूट करा रहे हैं, आप लगातार कराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी और वाइफ की चिंता नहीं होती तो मैं और करता रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। सर एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई चेहरा जो अभी करंट पॉलिटिक्स में जो पसंद हो? अभी तो जो पसंद है राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी। ना राहुल गांधी आ रहे हैं। सर ट्रैवल करने के लिए कोई 1-2 प्लेसेस जो आपको पसंद हो? हाँ, ट्रैवल करने के लिए तो उत्तराखंड मेरा बहुत अच्छा प्लेस था। मैं गया था 4 धाम यात्रा में। सबसे अच्छा मुझे बद्रीनाथ बहुत अच्छा लगा था, केदारनाथ। हालांकि टफ है लेकिन बहुत सुंदर है। कभी मौका मिले तो बद्रीनाथ केदारनाथ जरूर जाएं, बहुत अच्छा है। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, सीखने को मिलेगा। थैंक यू, आपने इतना समय दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए। शरीर, मन और आत्मा में जरूर काम करें। प्रभु का नाम जप करें। राधे राधे, हरे कृष्ण।